क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, हर सवाल का जवाब है साइंस, हर क्यों क्यों कैसे का उत्तर है साइंस, हर बात में है साइंस, हर राज में है साइंस, अरे आंखें खोल के देखो तो हर मुट्ठी में है साइंस, हर मुट्ठी में है साइंस। मम्मी आ जाऊं? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, 2 मिनट रुको। अरे मम्मी मैं बहुत इम्पेशेंट हो रहा हूँ। इतनी इम्पेशेंट मत हो बेटा। मम्मी होगा ही ना। नहीं नहीं, 1 मिनट, बस 1 मिनट दे दो मुझे। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 1 मिनट। ओके, आ जाओ। मम्मी आप क्या कर रहे हो? जादू कर रही हूँ। धनिया मंगवाना तो पहले ही बोल देते। धनिया मिर्ची कुछ भी नहीं मंगवाना है, आपको कुछ दिखाना है। क्या? मम्मी का जादू, हाथ बढ़ाओ। ओके, अब मुट्ठी बंद करो। अब देखो जादू, मम्मी अपनी माइंड की पावर से तुम्हारी मुट्ठी में एनर्जी भेज रही है। मम्मी कुछ भी, हाँ कुछ भी। कुछ हुआ? आब्राकाडाब्रा, हुआ ना? हाँ। ये है साइंस का जादू। हर मुट्ठी में है साइंस। केमिस्ट्री का कमाल एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन जिसने बड़े बड़ों को बुद्धू बनाया है। देखते हैं कि यह हुआ कैसे। एल्यूमिनियम फॉइल में एल्यूमिनियम होता है, उसके नाम से ही पता चलता है। अब जब सिक्के के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी की कुछ बूंदें डाल दी जाएं और फॉइल को ऊपर से लपेट दिया जाए तो फॉइल और सॉल्ट के बीच होता है रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन जिसमें गर्मी पैदा होती है, साथ में बनती है राख। हम ये एक्सपेरिमेंट आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस छोटी सी केमिकल प्रक्रिया की मदद से बहुत से लोग देश भर में ठगे जाते हैं। मुट्ठी में बंद सिक्का खुद गर्म होता है, उस पर अपने आप राख आ जाती है, तो लोग इसे दैविक चमत्कार मान बैठते हैं। लेकिन आप ये साइंस मुट्ठी में कर लें, याद रखें कि हर चीज का होता है कारण, हर बात में साइंस। हर मुट्ठी में है साइंस। एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन और बन गई राख। इतनी सारी एनर्जी, गर्मी। पर अगर हम इतनी ऑर्डिनरी चीजों से ऐसे केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया में इतनी चीजों की कमी क्यों है। हम लैब में ही बैठे बैठे जो चाहे बना ले, जैसे सोना, चांदी। हाँ नहीं, वो तो हम नहीं बना सकते क्योंकि वो दोनों तो एलिमेंट्स हैं। क्यों नहीं बना सकते? वो तो मुझे पता नहीं, मगर नहीं बना सकते। वो हम लैब में क्यों नहीं बना सकते वो मैं समझाता हूँ। मुझे लगता है टाइम आ गया कुछ केमिस्ट्री समझने का। केमिस्ट्री? हाँ केमिस्ट्री, लेकिन खेल खेल में हो जाए। हाँ हो जाए। हर मुट्ठी में है साइंस। केमिस्ट्री का आधार है एटम, परमाणु। अगर केमिस्ट्री समझनी है तो समझनी पड़ेगी एटम की बनावट। एटम जिसमें बीच में है नाभि, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन और बिना किसी चार्ज वाला न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर गिननी से घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, हल्के फुल्के नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हल्के हैं पर सारी केमिस्ट्री या रासायनिक क्रियाएं इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती हैं। उनका इधर से उधर जाना, आपस में मिलना, जुड़ना, यही बनाता है नए कंपाउंड्स। यही है केमिस्ट्री का आधार। दूसरी जरूरी बात जो गांठ बांधनी चाहिए वो ये कि न्यूक्लियस में बंद प्रोटॉन्स की संख्या तय करती है कि एटम किस चीज का है। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो वो सिर्फ हाइड्रोजन का ही हो सकता है, किसी और चीज का नहीं। 2 प्रोटॉन वाला सिर्फ हीलियम। अगर नाभि में प्रोटॉन की संख्या बदल जाए तो वो कोई और एलिमेंट बन जाएगा। पीरियोडिक टेबल को देखकर ये बात आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अच्छा अभी गोल्ड ढूंढते हैं। गोल्ड गोल्ड, हाँ गोल्ड, पहले ढूंढा। वेरी गुड। और ये है मर्क्यूरी, ये प्लैटिनम,
मतलब कि अगर मर्क्यूरी से हम लोग एक प्रोटॉन कम कर दे तो वो गोल्ड बन जाएगा। ये हो सकता है, या तो मर्क्यूरी से एक प्रोटॉन कम कर दें या प्लैटिनम में एक प्रोटॉन बढ़ा दें। हाँ, तो फिर लोग ऐसा करते क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं कर सकते ना। पर क्यों? प्रोटॉन इतना 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 छोटा तो है। इतने छोटे प्रोटॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत मुश्किल है। उसे न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन? यू मीन एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह? बॉम्ब? हाँ, वो भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। तुम्हें पता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन जो हमारी पृथ्वी को चलाता है? हैं? आप भी देखिए वो न्यूक्लियर रिएक्शन जो हमारी पृथ्वी को चलाता है। हर मुट्ठी में है साइंस। सुनने में बड़ा आसान लगता है ना? प्रोटॉन की संख्या बदल दो तो कुछ का कुछ बन जाए। मर्क्यूरी के एटम में से एक प्रोटॉन निकाल दो तो वो सोना बन जाए। प्लैटिनम में एक प्रोटॉन बढ़ा दो तो वो भी सोना। सुनने में कितना भी आसान लगे, ये है बहुत मुश्किल। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से बंधे हैं। उन्हें जस से तस करने के लिए बहुत असाधारण परिस्थितियां चाहिए, ऐसे बल जो पृथ्वी पर आसानी से संभव नहीं। वैसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिससे हम सब परिचित भी हैं और जो अपनी ऊर्जा से हमारी पृथ्वी को चलाता है। हम बात कर रहे हैं सूरज की। हम कहते हैं सूरज, पर असल में तो वो है एक तारा, और सभी तारों से कहीं ज्यादा पृथ्वी के पास। इसलिए हमें लगता है ना इतना चमकदार। वैसे सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट से कुछ ज्यादा समय लेता है। इसका मतलब सूरज हमसे 8 लाइट मिनट दूर है, जबकि बाकी तारे कई कई लाइट ईयर्स दूर। अब समझते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शन जो सूरज को गर्म और रोशन बनाता है। सूरज का कोर, उसके मध्य में तापमान बहुत ज्यादा, घनत्व भी बहुत ज्यादा और दबाव भी। ऐसे में सारी गैसेस प्लाज्मा रूप में आ जाती हैं। बाकी सभी तारों की तरह सूरज का भी एक बड़ा हिस्सा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन। कोर में दबाव और गर्मी दो प्रोटॉन्स को एक दूसरे के इतना पास ले आती है कि वो मिल जाते हैं। मिलकर बनता है हाइड्रोजन का एक और रूप, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम की नाभि में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इस रिएक्शन में एक पॉजिट्रॉन बनता है, मानो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, और पैदा होती है ढेर सारी ऊर्जा। दूसरा चरण, ड्यूटेरियम न्यूक्लियस एक प्रोटॉन से मिलकर बनता है हीलियम 3। इसकी नाभि में 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, साथ में बनती है गामा रे। अब तीसरा चरण, 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई आपस में मिलकर बनते हैं हीलियम 4। इस न्यूक्लियर रिएक्शन में बनते हैं 2 प्रोटॉन भी। सूरज की 85% ऊर्जा इसी न्यूक्लियर रिएक्शन से आती है। हीलियम 4 एक इनर्ट गैस है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। इस रिएक्शन में द्रव्यमान यानी मैटर ऊर्जा में बदलता है। तो अगली बार धूप लगे या गर्मी, ये जरूर याद कर लें कि ये ऊर्जा एक ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर से आ रही है जिसे हम सूरज कहते हैं। मुट्ठी में है साइंस। हमारा सूरज इतना बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर, वाव! एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जो 9 ग्रहों को अपने चारों तरफ नचाता है। करेक्शन, 9 नहीं 12 प्लैनेट्स को अपनी चारों तरफ घुमाता है और अपनी ग्रेविटी से उनको बांध कर रखता है। करेक्ट, 12 ग्रह। अब शायद हमारे सोलर सिस्टम में 12 प्लैनेट्स हो जाएंगे। आपने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। बहुत जल्द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इस पर फैसला लेने वाली है। चलिए जल्दी से जान लेते हैं स्पेस साइंस की लेटेस्ट डेवलपमेंट। हर मुट्ठी में है साइंस। नवग्रह, 9 प्लैनेट्स। हमेशा से हम यही कहते आए हैं ना, लेकिन जल्दी ही हमारे सौर मंडल में होंगे 12 ग्रह। प्रस्ताव यह है कि तीनों नए ग्रह प्लूटॉन्स कहलाएंगे, क्योंकि प्लूटो की तरह इनका ऑर्बिट भी लंबोदर है। सूरज से दूरी के आधार पर ये हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सेरेस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, शरण और जीना। हर मुट्ठी में है साइंस। हर मुट्ठी में है साइंस। अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, बुरा है, अच्छा है,
बुरा है। मैं कहता हूँ अच्छा है। मैं कहती हूँ बुरा है। अगर नहीं हो तो सबसे बड़ी गड़बड़। वही तो गड़बड़ है। अरे अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, बुरा है। तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम 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 तुम। अरे तुम दोनों चुप बैठो। तो तुम ही बोलो ना। हाँ बोलो कि ये गलत है। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यही बात क्लियर करनी है। तुम्हारी ये बात मैं क्लियर करने के लिए आ गया हूँ। हाँ, अब ये मत कहना कभी बारिश नहीं हो रही या फिर यहाँ पर धूप नहीं है। ये तो वो चीज है जो तुम्हारी इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के आर्गुमेंट को दूर करेगी। अंकल आप बस बता दीजिए हम दोनों में से कौन सही है? हाँ अंकल, हाँ। दोनों। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है। हर मुट्ठी में है साइंस। ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा है या बुरा, और क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये समझने के लिए तो हमें उस छतरी की बात करनी होगी जो पृथ्वी को चारों तरफ से ढके है। वातावरण वही तो है जो पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करता है और उसे जीवन के योग्य बनाता है। अगर गैसों की ये चादर पृथ्वी के चारों तरफ नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान होता -18 डिग्री सेल्सियस। ऐसे तापमान में जीवन असंभव होता। इसे समझते हैं। पृथ्वी को अपनी सारी ऊर्जा मिलती है सूरज से। ये ऊर्जा वातावरण से होती हुई पृथ्वी की सतह पर गिरती है। वातावरण में कुछ गैसें हैं, जैसे वाष्प रूप में पानी, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। इन गैसों का एक विशेष काम है, ये गर्मी को सोखकर अंदर रोक लेती हैं, पृथ्वी को गर्माती हैं। यही है ग्रीन हाउस गैसेस और यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो पृथ्वी को गर्म रखता है। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना पृथ्वी दिन में बहुत ज्यादा तप जाती और रात को बर्फ से भी ठंडी पड़ जाती। मतलब ये कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए अच्छा ही नहीं बल्कि जरूरी भी है। लेकिन हमारी पृथ्वी एक बहुत ही बारीकी से संतुलित व्यवस्था है। विकास के साथ मशीनें, फैक्ट्रीज, मोटर गाड़ियां बड़े हैं और हरियाली हो गई है कम। ऐसे में वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ रही है। इसी के कारण हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और वो असंतुलित हो रही है। ये एक गंभीर बात है। इस रूप में ग्रीन हाउस इफेक्ट एक खतरा, क्योंकि पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री भी बढ़ जाए तो नतीजा गंभीर हो सकता है। हर मुट्ठी में है साइंस। अर्थ के बारे में एक साइंटिफिक कहावत है। कहते हैं वीनस इज टू हॉट एंड मार्स इज टू कोल्ड, द अर्थ इज जस्ट राइट। कुछ समझे? हाँ समझ गया। यानी कि अर्थ परफेक्ट है, पर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या हम ये आइडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते कि दुनिया के सारे एसीज यानी कि सारे एसीज फुल पर ऑन करके खिड़कियां खोल दे तो अर्थ हो गई कूल। सिंपल। इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो अर्थ कूल नहीं बल्कि और ज्यादा हॉट हो जाएगी। क्या एयर कंडीशनर से हॉट हो जाएगी? हाँ पुनायु, एसी किस चीज पे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। अच्छा, कभी ऑब्जर्व किया है कि अगर किसी चालू एसी के पीछे से तुम गुजरते हो तो क्या फील होता है? हॉट एयर। हॉट एयर, एब्सोल्युटली। यानी कि कमरे को अंदर से ठंडा करने के लिए हम बाहर के एटमॉस्फेयर मतलब पृथ्वी को गर्म कर रहे हैं। एसी और फ्रिज जितना ज्यादा चलते हैं उतने ज्यादा बनते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। आप कुछ समझे? ओह, तो अब समझ में आ गई मुझे बात। समझ में आ गई? इसका मतलब अब एसी ऑन करके नहीं सोओगे? नहीं। हर मुट्ठी में है गुड। साइंस। हमेशा मुझे क्यों देखते हो? हाँ वीरेंद्र, एक्टिंग करना छोड़ दो। अच्छा अच्छा ठीक है, पर तुम लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम लोग कभी करते ही नहीं। करते हैं पर ऐसे अब बहुत हो गया, अब बस करो। बस मत करो,
मैं तो कहता हूँ तुम भी अपना बस, टैक्सी, ऑटो, स्कूटर की तरह अपना पीयूसी कर दो। अरे अब इसको तंग करना बंद करो और लगे हाथ पीयूसी का फंडा समझ लो। हर मुट्ठी में है साइंस। ट्रैफिक के समय जो ड्राइव करता है वो जानता है कि मोटर गाड़ियों से निकलता धुआं कैसा विषैला जहर है। इसलिए जरूरी है PUC यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल टेस्ट। हमारे देश में भी सड़क पर चलने वाले सभी वाहनों के लिए ये टेस्ट पास करना जरूरी है। टेस्ट की प्रक्रिया सरल। गाड़ी के एग्जॉस्ट में यानी साइलेंसर में डाला जाता है एक तार जो जुड़ा है एक खास मशीन से जो निकलते हुए धुएं को जांच लेती है। निर्धारित स्तर से ज्यादा कोई भी पदार्थ या गैस हो तो मशीन तुरंत बता देती है। जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है मतलब ईंधन पूरा नहीं जलता, तब बनता है विषैला धुआं। इस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और विषाक्त कण यानी सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर होता है। ये सब विषैले पदार्थ हवा में मिलकर हमारी सांस के साथ शरीर में जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। ये सर्टिफिकेट है तो छोटा सा पर बहुत जरूरी, सिर्फ कानून की दृष्टि से नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। इसलिए जरूरी है कुछ बातें। वाहनों को जरूरत होने पर ही यूज करें, उन्हें वेल मेंटेन रखें, स्पार्क प्लग साफ, एयर फिल्टर्स साफ, कार्ब्यूरेटर ट्यून और हमेशा अच्छी क्वालिटी का ईंधन ही इस्तेमाल करें। हर मुट्ठी में है साइंस। हर मुट्ठी में है साइंस। पुरनायु, हाँ, तुमको ई वेस्ट पता है? मतलब कि ईमेल? ईमेल नहीं, ई वेस्ट। नहीं, मुझे पता तो नहीं है पर मैं गैस कर सकता हूँ। करो। कंप्यूटर के रिसाइकल बिन में होता है ना ये ई वेस्ट, और हम इसे एम्प्टी बिन कमांड देकर डिलीट कर देते हैं, है ना मम्मा? नहीं मेरा बच्चा, ई वेस्ट डिलीट नहीं हो सकता। ई वेस्ट तो हमारी पृथ्वी पर बढ़ता ही जा रहा है। ई वेस्ट एक ऐसी चीज है जिसे हमें फेस करना ही होगा। तो फिर क्या है ये ई वेस्ट? मैं समझाती हूँ, आप भी देखिए। हर मुट्ठी में है साइंस। कंप्यूटर्स, डीवीडी, टीवी, म्यूजिक सिस्टम्स, सेलफोन्स, एसीज, हर कुछ महीनों में नया मॉडल, पहले से बढ़िया और सस्ता। ऐसे में पुराने को फेंक कर नया लाना ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या होता है इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जब हम उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देते हैं? यही तो है ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वो कबाड़ जिसे हम वी भी कहते हैं, यानी वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। समझते हैं इस समस्या को। ई वेस्ट जो हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरा बनता जा रहा है। बात करते हैं कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर्स जिनमें है बहुत से हानिकारक तत्व और रसायन। कंप्यूटर बनाने में यूज चीजें अपने आप में हानिकारक नहीं, लेकिन रिसाइकलिंग की प्रक्रिया में वो खतरनाक बन जाती हैं। रिसाइकलिंग का छिपा सच आपको दिखाने के लिए हमने उठाया एक हिडन कैमरा। हिडन इसलिए क्योंकि ये रिसाइकलिंग गैर कानूनी तरीके से चोरी छिपे छोटी छोटी गुमनाम गलियों में होती है। कंप्यूटर का पुर्जा पुर्जा अलग किया जाता है। मदरबोर्ड में होता है कॉपर, तांबा, उसे खुले में जलाया जाता है। पानी में डालकर प्लास्टिक की राख को अलग किया जाता है। फिर मदरबोर्ड को तेजाब में गलाकर निकाला जाता है कॉपर। 6 कंप्यूटर्स तोड़कर मिलता है 1 किलो तांबा। पीवीसी कोटेड तारों को भी जलाया जाता है ताकि कॉपर निकाला जा सके। ये धुआं बेहद जहरीला, टॉक्सिक, बीमार करने वाला
सांस की बीमारियों से लेकर कैंसर तक देने वाला। एक कंप्यूटर में 2 से 3 किलो लेड होता है। सीसा, यह सीसा किसी काम का नहीं, इसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। यह तो जहर है। कंप्यूटर में बहुत से हानिकारक तत्व हैं। सीसे के अलावा मर्क्यूरी या पारा, क्रोमियम 6 और प्लास्टिक, सभी विषाक्त और खतरनाक। ई वेस्ट सिर्फ उनके लिए खतरा नहीं जो रोजी रोटी के लिए इसकी रिसाइकलिंग करते हैं, इसके धुएं में सांस लेते हैं। ई वेस्ट तो पहुंचता है लैंडफिल्स में और फिर हमारी मिट्टी और पानी में। हमारे देश में भी कानून है, इस तरह के कचरे को किस तरह रिसाइकिल करना चाहिए उसके भी कानून, लेकिन कानून का उल्लंघन भी। सबसे गंभीर बात तो यह है कि पश्चिमी देश अपने पुराने कंप्यूटर भारत जैसे देशों को भेजकर हमें ई वेस्ट का कबाड़ खाना बना रहे हैं। ई वेस्ट ना सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती है, ऐसी चुनौती जिसका सामना तो करना ही होगा। आफ्टर ऑल सवाल हमारी पृथ्वी, हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण का है। हर मुट्ठी में है साइंस। अब हम इस गुब्बारे से अपने लंग्स टेस्ट करेंगे, देखते हैं किसके फेफड़े में कितना दम है। एक ही सांस में गुब्बारा कितना फूलता है ये हम देखेंगे। ओके, रेडी? एक ही सांस में 1 2। बलून तो नहीं फूला, पर मुझे पता है कि हम हर दिन कम से कम 13 किलो सांस लेते हैं। 13 किलो सांस। पर क्या आप जानते हैं कि खाना खाए बिना हम कुछ हफ्ते रह सकते हैं? और हाँ, हम पानी पिए बिना हम कुछ हफ्ते तो नहीं मगर कुछ दिन जरूर रह सकते हैं। और सांस लिए बिना हफ्ते और दिन तो छोड़ो, शायद ही कुछ मिनट रह सकते हैं। इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे सांस की। और बढ़ते हुए पोल्यूशन से सांस से रिलेटेड बीमारियां भी बढ़ रही हैं, जैसे कि अस्थमा यानी दमा। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है स्पायरोमेट्री। क्या आप जानते हैं वो कैसा होता है? चलिए देखते हैं। हर मुट्ठी में है साइंस। दमा या एस्थमा सांस का एक गंभीर रोग, श्वास प्रणाली जिसमें है सांस की नली ट्रेकिया, जो बढ़ जाती है 2 ब्रोंकाई और फिर फेफड़ों के अंदर बहुत सारी ब्रोंकियोल्स में। हर ब्रोंकियोल में होती है अंगूर नुमा हवा की थैलियां या एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में रक्त शुद्ध होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़े जाने वाली सांस में और ऑक्सीजन रक्त में। ऑक्सीजन जो हर कोशिका का जीवन है। दमा होने पर ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स सिकुड़ जाते हैं, सांस वाहक क्षमता कम हो जाती है और सांस फूलने लगती है। डॉक्टर मरीज की जांच और लक्षणों के आधार पर इलाज का तरीका तय करते हैं और यहाँ काम आता है एक आसान सा टेस्ट, स्पायरोमेट्री। सबसे पहले वजन और लंबाई का नाप, ताकि स्पायरोमीटर तय कर सके कि उम्र और लिंग के हिसाब से क्या सामान्य है और क्या नहीं। स्पायरोमीटर का मुख्य अंग है उसका एयर फिल्टर, जिसमें से सांस मशीन में जाकर नापी जाती है। स्पायरोमीटर सांस को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलकर उससे सांस के आयाम और समय का ग्राफ बना देता है, एक वॉल्यूम टाइम ग्राफ। स्पायरोमेट्री आसान है, लेकिन एक अच्छा टेक्नीशियन जरूरी। वही निर्देश देगा कि किस तरह से सांस लेनी और छोड़नी है। जरूरी है कि आप सीधे बैठें, होठ ट्यूब पर कस के बंद हो ताकि सांस लीक ना हो। हर बार पूरी सांस अंदर भरें और तुरंत पूरा जोर लगाकर बाहर छोड़ें। स्पायरोमीटर नापेगा कि आप पहले 1 सेकंड में कितनी सांस बाहर छोड़ पाते हैं और पहले 6 सेकंड में कितनी। इसलिए सांस बीच में टूटनी नहीं चाहिए। 3 सही रीडिंग्स मिलने पर ही ये टेस्ट पूरा होता है। ये नीला ग्राफ एक स्वस्थ व्यक्ति का है और लाल वाला सांस की तकलीफ दिखाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार स्पायरोमेट्री एक जरूरी टेस्ट है जो फेफड़ों के बारे में सटीक जानकारी देकर सही डायग्नोसिस और इलाज में मदद करता है। हर मुट्ठी में है साइंस। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। आज हमने तरह तरह की बातें की, लेकिन सबकी सीख एक, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। यानी कुछ भी चीज वेस्ट मत कीजिए,
ना कागज ना पानी, ना पेट्रोल ना इलेक्ट्रिसिटी, ना पॉलीथीन्स ना खाना, कुछ भी नहीं। राइट। और जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप एक कागज ले आइए, कुछ मजेदार होने वाला है। हर मुट्ठी में है साइंस, हर मुट्ठी में है साइंस। मम्मी ये पेपर चलेगा? बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। आर यू रेडी? यस। ओके, अब ध्यान से देखो। हाँ, देखते जाओ देखते जाओ। ये पेपर को मैं रोल कर रही हूँ। ओके, अब ध्यान से देखो। ठीक है। अब इसे इस तरह से होल्ड करना है। समझ में आ गया? हाँ। ऐसे? नहीं, हाँ, अभी अपने हैंड को ऐसे करो और ये हथेली अपने फेस की तरफ करो। अब अपनी राइट आई से पेपर के थ्रू देखो और लेफ्ट आई से अपनी हथेली को देखो। मम्मी ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी हथेली में होल हो गया है ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये तो है साइंस। आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। चमत्कार तो नेक्स्ट वीक होने वाला है। आ रहा है एक नया शो, एक क्विज शो, जिसमें होगा साइंस और कुछ और साइंस। क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, हर सवाल का जवाब है साइंस। हर क्यों क्यों कैसे का उत्तर है साइंस। हर बात में है साइंस, हर राज में है साइंस। अरे आंखें खोल के देखो तो हर मुट्ठी में है साइंस, हर मुट्ठी में है साइंस।